जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। साथियों, आज ही के दिन जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को वो घटना हुई थी। वो घटना क्यों हुई थी? क्योंकि रॉलेट एक्ट के विरोध में वहाँ पर एक सभा हो रही थी और उस सभा पर ब्रिटिश सरकार ने अपने फौजियों से, अपने सिपाहियों से गोलियां बरसवाई और उसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए। ये रॉलेट एक्ट क्या था? आखिर इसका इतना विरोध क्यों हो रहा था और सरकार ने इसे लागू क्यों किया था? इस कहानी को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। जालियांवाला बाग के बारे में बहुत कुछ रिसर्च से सामने आया है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम लोग जब जालियांवाला बाग हत्याकांड की बरसी मनाई जा रही है तो हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि क्या था रॉलेट एक्ट, आखिर ऐसा क्या हुआ था। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। माना जाता है कि जुलाई 1914 में ये शुरू हो गया था और उस समय ब्रिटिश सरकार नहीं चाहती थी कि हिंदुस्तानी उसे परेशान करे किसी भी रूप में, क्योंकि जो हिंदुस्तानी थे, खास करके जो पूरी तरह से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, पूरी तरह से आज़ादी चाहते थे, पूर्ण स्वतंत्रता जिनकी मांग थी, वो अपने हिसाब से अंग्रेजी सरकार को परेशान करने में लगे हुए थे। तो ऐसी स्थिति में इंडिया डिफेंस एक्ट नाम से सरकार ने एक कानून बनाया और उस कानून में नागरिकों के अधिकार बहुत सीमित कर दिए गए और बहुत आसानी से किसी को भी सजा दी जा सकती थी। इस तरह की व्यवस्था थी। ये 1918 में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उसी के साथ ये एक्ट भी खत्म हो गया। लेकिन अंग्रेजों को लगा कि इस तरह का कुछ कानून रहे ताकि भारतीयों पर अपना शिकंजा कसे रहें। ऐसी स्थिति में उसने एक कमेटी बनाई जिसको सेडिशन कमेटी कहते हैं या राजद्रोह समिति कहते हैं। ये जो सेडिशन कमेटी बनी, इसकी अध्यक्षता दी गई एक ब्रिटिश जज को। उस जज का नाम था सर सिडनी रॉलेट। उस जज का नाम था सर सिडनी रॉलेट और सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में उस कमेटी को यह काम दिया गया कि वो पूरे भारत भर में देखे कि क्रांतिकारियों की क्या क्या गतिविधियां हैं, कौन कौन सी ऐसी गतिविधियां हैं, कौन कौन से ऐसे काम भारतीय कर रहे हैं जो ब्रिटिश हुकूमत के लिए खतरा हो सकता है, और फिर उन खतरों से और वैसे लोगों से कैसे निपटा जा सकता है, वैसे लोगों पर काबू कैसे पाया जा सकता है, क्या कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि कोई राजनीतिक गतिविधि बढ़े उससे पहले ही उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। और इसके लिए कमेटी ने अपना काम करना शुरू किया। उसने लंबी चौड़ी रिपोर्ट बनाई और उस रिपोर्ट के आधार पर एक कानून बनाया गया। चूंकि वो रॉलेट उस कमेटी का अध्यक्ष था, इसलिए उस रॉलेट के नाम पर इस एक्ट को भी हम लोग बोलचाल में कहने लगे रॉलेट एक्ट। हालांकि इसका जो कागजी नाम था वो रॉलेट एक्ट नहीं था। इसका कागजी नाम था एनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919। इसको हिंदी में कह सकते हैं कि अराजक एवं क्रांति अपराध अधिनियम 1919। और इस एक्ट में ऐसे ऐसे प्रावधान हैं जिस पर आज विश्वास करना मुश्किल है। इस एक्ट में, यानी ये जिसको रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया, इस एक्ट में जो मुख्य प्रावधान, जो बहुत ही आपत्तिजनक प्रावधान थे, उसको हम लोग समझ लेते हैं। इस एक्ट के मुताबिक खास तरह के न्यायालय, खास तरह के कोर्ट की स्थापना होगी और उस कोर्ट में ऐसे गवाह या सबूत को भी
मान्यता दी जाएगी जो बाकी अदालतों में मान्य नहीं है। मतलब जो सबूत बाकी जगह पर वैलिड नहीं है बाकी दूसरी अदालतों में, उन सबूतों को भी यहाँ पर सही मान लिया जाएगा और उसके आधार पर फैसला सुनाया जा सकता है, सजा दी जा सकती है। ये पहला था कि इस तरह की एक अदालत बनेगी। दूसरी बात जो थी कि इस अदालत से जो सजा सुनाई जाएगी, जो भी फैसला सुनाया जाएगा, उसके खिलाफ हम कहीं और अपील नहीं कर सकते। जैसे आज होता है कि निचली अदालत से जो फैसला सुनाया गया वो पसंद नहीं है, उसे लग रहा है कि नहीं ये फैसला सही नहीं है, तो उस स्थिति में हम लोग ऊपरी अदालत में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इस एक्ट के तहत यह प्रावधान था कि इस एक्ट के अंतर्गत जो खास तरह के न्यायालय बनाए जाएंगे, जो कोर्ट होंगे, वहां जो भी सजा दी जाएगी, जो भी फैसला सुनाया जाएगा, उसके खिलाफ आप कहीं अपील कर ही नहीं सकते हैं, बस उसको चुपचाप मान लेना है। इसके अलावा इस एक्ट में यह भी बात थी कि आप कोई वकील नहीं रख सकते हैं। मतलब आप अपनी बात नहीं रखेंगे, जो कुछ भी आपके बारे में कहा जाएगा, आप पर आरोप लगा दिया जाएगा और फिर जो भी साक्ष्य पेश कर दिया जाएगा उसी आधार पर आपको सजा सुना दी जाएगी। न तो आपकी कोई बात सुनी जाएगी और ना ही आप कोई वकील रख सकते थे। इस एक्ट में एक और जो बात थी कि बिना किसी सर्च वारंट के किसी भी व्यक्ति या किसी व्यक्ति के घर की तलाशी ली जा सकती है। जब पुलिस चाहे किसी भी व्यक्ति के घर में घुस सकती है और उसकी तलाशी लेगी। साथ ही इससे भी खतरनाक था कि बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था। पुलिस किसी को भी गिरफ्तार करना चाहे गिरफ्तार कर सकती थी, कोई वारंट, कोई कुछ नहीं, किसी नियम की कोई परवाह नहीं, सिर्फ पुलिस का चाहना ही काफी था कि किसी व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। पहले हमने कहा कि घर की तलाशी भी, उसके लिए भी वारंट की जरूरत नहीं थी, घर की तलाशी ऐसे ही की जा सकती थी। एक और इसमें बहुत ही खतरनाक ये नियम इसमें डाला गया था कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार, तो हम लोग जान ही गए कि गिरफ्तार किया जा सकता है, जेल में 2 साल तक बिना कारण बताए उसको रखा जा सकता है, बिना उस पर मुकदमा चलाए, बिना उसको कुछ कहे 2 साल तक किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में रखा जा सकता है। एक तो हमने वारंट वाला देखा, वारंट बिना वारंट के मतलब बिना कारण बताए, बिना कुछ कहे उसको गिरफ्तार किया जा सकता है और गिरफ्तार करके भी तुरंत छोड़ने की जरूरत नहीं है, बिना कुछ कहे 2 साल तक उसको जेल में रखा जा सकता था। यह था इस एक्ट में। और भी इस तरह की कई खतरनाक चीजें थी। जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो रहा था उस समय अंग्रेजों ने भारतीयों से कहा था कि हम उनको शासन में अधिकार देंगे और उनके अधिकारों को, भारतीयों के अधिकारों को, आम लोगों के अधिकारों को भी बढ़ाया जाएगा। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तो स्थिति बिल्कुल बदल गई, अंग्रेजों का व्यवहार बिल्कुल उल्टा हो गया। उन्होंने ये रॉलेट एक्ट ला दिया और इसकी जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई पूरे देश भर में। प्रतिक्रिया इस हद तक हुई कि फिर इस एक्ट के खिलाफ महात्मा गांधी ने एक आंदोलन का आह्वान कर दिया गया कि पूरे देश भर में देशव्यापी एक आंदोलन चलाया जाएगा इस एक्ट के खिलाफ। 6 अप्रैल 1919 को उन्होंने आंदोलन का आह्वान किया और देश भर में आंदोलन होने लगा। जहां कांग्रेस की जितनी पकड़ थी या जितने इस एक्ट के खिलाफ लोग जागरूक हुए, वहां पर उस तरह से आंदोलन शुरू हुआ। पंजाब में बहुत तेज प्रतिक्रिया हुई। पंजाब के लोग उस समय राजनीतिक रूप से कहीं बहुत अधिक जागरूक थे। तो पंजाब में जब बहुत अधिक इसकी तीव्र प्रतिक्रिया हुई तो 2 मुख्य लोग नेतृत्व कर रहे थे इस आंदोलन का। एक डॉक्टर सत्यपाल और दूसरा नाम आता है सैफुद्दीन किचलू। 9 अप्रैल 1919 को इन दोनों नेताओं को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों की गिरफ्तारी से और अधिक लोग बौखला गए और 13 अप्रैल 1919 को वो बैसाखी का दिन था। याद रखिए कि इस एक्ट में एक यह भी प्रावधान था कि सरकारी मंजूरी के बिना, सरकार की अनुमति के बिना कहीं भी लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। और बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के लोगों ने यह तय किया कि अमृतसर में जालियांवाला बाग एक था, वहां पर इकट्ठा होंगे, इस कानून के खिलाफ में वो सभा करेंगे। पूरी तरह से शांतिपूर्ण सभा थी
लेकिन किस तरह से अंग्रेज उस समय दरिंदे बन चुके थे, क्या उनका इरादा था, या इस एक्ट के लागू होने के बाद किस तरह से उनका हौसला बढ़ चुका था, उसे फिर हम लोग देख सकते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड में। सभा को पुलिस घेर लेती है, सिर्फ एक निकलने का दरवाजा था, उसे भी बंद कर दिया गया और पुलिस ने गोलियां बरसाई। जालियांवाला बाग के बारे में विस्तृत रूप से हम लोग चर्चा करेंगे किसी और वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ये रॉलेट एक्ट क्या था। तो ये रॉलेट एक्ट वास्तव में एक कमेटी की सिफारिश पर कानून बनाया गया था। उस कमेटी को सेडिशन कमेटी या राजद्रोह समिति कहते हैं, जिसकी अध्यक्षता दी गई थी जज सिडनी रॉलेट को, और उस कमेटी ने जो पूरी एक रिपोर्ट बनाई, उसी आधार पर यह एक्ट बना, इसलिए इसे रॉलेट एक्ट कहते हैं। लेकिन इसका कागजी नाम था एनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919, राजद्रोह एवं क्रांति अपराध अधिनियम 1919। इसी एक्ट के खिलाफ जालियांवाला बाग में वो सभा हो रही थी, जिस पर आज ही के दिन 13 अप्रैल 1919 को ब्रिटिश सरकार के सिपाहियों ने गोलियां बरसाई थी। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।